हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश एकेडमी पर। आज साइंस के प्रश्नों के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूं। इसके पहले बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के 15 प्रश्न करा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 15 से आगे तक आज देखेंगे। ये सभी ऐसे प्रश्न होंगे जो बीपीएससी प्री में पूछे गए प्रश्न हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो बीपीएससी ही आपके शिक्षक भर्ती का एग्जाम करा रही है, तो ऐसे क्वेश्चन बनने के लिए बहुत ही चांसेस हैं। तो इस प्रकार से आइए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। निम्न में से कोई नहीं। तो 16 का हो जाएगा आपका डी, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। तो अगर आपको इसका आंसर आए तो जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं। 17 का हो जाएगा डी, न्यूक्लियस इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए नेक्स्ट 18 है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, यानी कोई ठोस है अगर सीधे वो गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सघनन और वाष्पन, उबलना, या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का हो जाएगा ए, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कोई भी ठोस अगर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो वह आपका कहलाता है ऊर्ध्वपातन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अधिक से अधिक लोगों तक करिए। आइए देखते हैं। 19 है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? यानी ऐसा बिंदु बताना है जिस पर ठोस और द्रव और गैसीय अवस्था ये तीनों एक साथ रह लें, वो क्या कहलाता है? तो आइए, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, त्रिक बिंदु, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो 19 हो जाएगा डी, वो त्रिक बिंदु कहलाता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस अगर ये तीन है तो त्रिक बिंदु कहलाती हैं। इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये बिहार पुलिस में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 19 का डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कास्मिक किरणें हैं आवेशित कण हैं, अनावेशित कण हैं। आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर इसका आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोक करके जरूर दें आंसर। तो 20 का हो जाएगा ए, आवेशित कण कहलाते हैं। कास्मिक किरणें आवेशित कण कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? यानी 2G स्पेक्ट्रम जो है उसमें जो जी है, जी जो ये संकेत है, ये किस लिए प्रयुक्त है? ग्लोबल के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जनरेशन के लिए, गूगल के लिए। तो 21 का सी हो जाएगा, ये जनरेशन को दिखाता है। तो इस प्रकार से 21 का सी इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 22 है, राडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, वुशवाल, ऑस्टिन। तो 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा अगर आपके हिसाब से तो बताइए। तो 22 का ए हो जाएगा, रॉबर्ट वाटसन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। 23 है, गॉड पार्टिकल है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसान, मेसान, पॉजिट्रॉन। उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक उत्तर। तो 23 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा, हिग्स बोसान इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर कराने का हमने लक्ष्य रखा है, उसी कड़ी में आज साइंस का सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने 15 प्रश्नों को देखा है, इसमें उसका डबल यानी 30 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो एंड तक बने रहें। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कई एग्जामों में आए हैं और बीपीएससी प्री में तो आए ही हैं, यानी 2022 तक बीपीएससी प्री में जो अब तक आए हुए हैं सारे प्रश्नों का कलेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं इसकी अहमियत कितनी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 24 है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो किस सन में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये हमको बताना है। तो 24 का ए है सन 1928 में, सन 1930 में, सन 1932 में, सन 1950 में। तो ये आप सबको पता होगा, इसका आंसर दे दीजिएगा। तो 24 का बी हो जाएगा, सन 1930 में इनको दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो टेलीस्कोप की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। न्यूटन, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, गैलीलियो। तो 25 का डी हो जाएगा, गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप की खोज। तो इस प्रकार से 25 का डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों बिना किसी समय लिए कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसके लिए शॉर्ट वीडियो लाएंगे तो विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम विस्तार इसका करने लगेंगे तो आपका ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर देखते हुए, पेपर के पैटर्न को देखते हुए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। ए है राइट ब्रदर्स, बी है जेम्स वाट, सी है हम्फ्री डेवी और डी है वॉन ब्राउन। तो 26 का ए हो जाएगा, राइट ब्रदर्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट देखेंगे 27। एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1/10 mm के और 1/100 mm के, सी है 1/1000 mm के और डी है 1/10,000 mm के। तो 27 का हो जाएगा आपका सी, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm के। तो इस प्रकार से 27 का सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, यानी 40 डिग्री का मान जो है फ़ारेनहाइट में बताना है, कितना होता है। तो 104 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट, 75 फ़ारेनहाइट। तो 28 का हो जाएगा आपका ए, 104 फ़ारेनहाइट। तो 40 डिग्री सेल्सियस का जो मान होता है 104 फ़ारेनहाइट होता है, इसलिए 28 का ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो ए है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, बी है पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आशमन में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो 29 का डी सही हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो 29 का डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है, यानी टाइम पीरियड बताना है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो यही हमको बताना है कि लोलक की जो कालावधि है, जो टाइम पीरियड है, ये किस पर निर्भर करती है। तो 30 का हो जाएगा आपका बी है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, यानी लोलक की जो टाइम पीरियड है, जो कालावधि है, वो आपके लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इस प्रकार से 30 का बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बल गुणनफल है, यानी बल किसका गुणनफल है, किसका गुणनफल है, ये हमें बताना है। द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, सी है भार और वेग का, डी है भार और त्वरण का। तो 31 का हो जाएगा बी, यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। तो 31 का बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। 32 है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, यानी त्वरण ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, वो कौन सा फार्मूला है वो हमें बताना है। तो 32 का हो जाएगा आपका ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी, ये आपका त्वरण ज्ञात करने का ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो 32 का ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो यानी 3 ऑप्शन इसमें सदिश राशि है और एक ऐसा है जो अदिश है, वही अदिश हमें बताना है। विस्थापन, वेग, बल और आयतन। तो विस्थापन, वेग और आयतन
और बल, इन चारों में से जो अदिश है वो हमें बताना है। तो इसमें आपका आयतन अदिश राशि होता है, विस्थापन बल और वेग सदिश राशि है, इसलिए हमको वो बताना है जो सदिश नहीं है, अर्थात जो अदिश है वो बताना है, तो वो हमारा आयतन हो जाएगा। तो 33 का डी इज राइट आंसर। तो आयतन आपका अदिश राशि होता है, सदिश नहीं होता है। आइए नेक्स्ट है 30। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो आपका 34 का सी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो 34 का सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, यानी 1 किलोमीटर का मीटर, सेंटीमीटर और मीटर में कितना होता है वो आपको बताना है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो इसलिए 35 का सी हो जाएगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 35 का सी इज राइट आंसर। आई नेक्स्ट है 36, एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है वो आपको बताना है। तो 10 पावर -6 ग्राम के, 10 पावर -9 ग्राम के, 10 पावर -12 ग्राम के, और डी है 10 पावर -15 ग्राम के। तो 36 का आपका सी इज राइट आंसर। तो 10 पावर -12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम, यानी 1 पिकोग्राम के बराबर होता है 10 पावर -12 ग्राम के। तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। आइए नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि ये श्रृंखला बहुत ही जल्द प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराने वाला हूं। इसके बाद हर टॉपिक, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक लगेंगे उसके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी को मजबूत करने का काम करेंगे, और उसी से संबंधित आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। तो ये चैनल आपकी तैयारी के लिए प्रतिबद्ध है, बस आपके सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है। आइए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा वो आपको बताना है। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। बी है, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। और डी है, लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तो 37 का आप बताइएगा आंसर क्या होगा। 37 का बी इज राइट आंसर। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। तो 37 का बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। 38 है, यदि एक पंख एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो ए है, पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा। बी है, रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी। सी है, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी। डी है, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। और ई है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 38 का हो जाएगा डी इज राइट आंसर, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तो इसका 38 का डी हो जाएगा, वो जो तीनों है ना, तीनों एक साथ ही जमीन पर पहुंचेंगे। आइए नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवीकृत। तो तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवीकृत, या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का बी सही हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। वायु में ध्वनि की तरंग अनुदैर्ध्य होती हैं, इसलिए 39 का बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। 40 है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। ए है ऊर्ध्वपातन, बी है आसवन, सी है क्रोमैटोग्राफी, डी है आंशिक आसवन, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो 40 का ए सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा रेत और नेफ्थलीन को अलग किया जा सकता है। तो 40 का ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। तो बिना किसी समय लिए जल्द से जल्द पूरा करा करके, ऐसे ही हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराने का जो हमने लक्ष्य रखा है उसको बहुत ही जल्द कंप्लीट करके
आगे शॉर्ट वीडियो तैयार करेंगे और आपकी तैयारी के लिए जो भी करना पड़ेगा वो सब करेंगे। बस आप इस चैनल पर अगर आएँ तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। तो 41 है, विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट या इनमें से कोई नहीं। तो 41 का डी हो जाएगा, वाट होता है। विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो वाट होती है। ये बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आइए नेक्स्ट देखेंगे। तो 41 का डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो ऐसे भी सुमेलित वाले भी प्रश्न आते रहते हैं। ये बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया सवाल है। तो 42 का ए है वोल्टमीटर, विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, और डी है गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो 42 का डी इज राइट आंसर। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध ये आपका सुमेलित नहीं है। तो 42 का डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। 43 है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ए है रासायनिक ऊर्जा, और बी है सौर ऊर्जा, सी है मैकेनिकल ऊर्जा, डी है मैग्नेटिक ऊर्जा। तो 43 का आपका सी सही हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा इज राइट आंसर। तो 43 का सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। 44 है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे यानी 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी। यानी 100 वाट का कोई बल्ब है, अगर वो 10 घंटे जलता है तो बिजली का जो खर्च होगा कितना होगा वही बताना है। तो 1 इकाई यानी 1 इकाई होगा। 1 इकाई ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए 44 का बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने हर एक ग्रुप में शेयर अवश्य करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दें। और ये सेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है। बीपीएससी ही आपके शिक्षक भर्ती का एग्जाम लेने जा रही है। तो अगर आप बीपीएससी के पैटर्न को समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके 50% काम हो जाएंगे, आपके काम आसान हो जाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करिए, इसके बाद सिलेबस को कंप्लीट करिए और उसके लिए हम शॉर्ट वीडियो आपको देंगे, इसलिए इसमें केवल आंसर बताते हुए आगे चल रहे हैं। तो 45 है, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो 45 का क्या आंसर होगा बताइए। 1.403 किलो ओम, 2.0 किलो ओम, 3.40 किलो ओम, 4.70 किलो ओम। तो 45 का डी हो जाएगा, 4.70 किलो ओम हो जाएगा। तो 45 का डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद और आशा है कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कर चुके होंगे। तो आइए अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लास्ट तक बने रहें, इसके लिए स्पेशली आपका धन्यवाद। जय हिंद।